कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। वीरेंद्र भाई आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनाने हमारी राम राम। वीरेंद्र भाई जी गिरधारी भाई, कार्यक्रम किसान वाणी जी एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम जो किसान साथियों तक वो सब जानकारी लेवे जो आवश्यक है मौसम परिस्थिति के हिसाब से। बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई, ताकि जो हमारा किसान साथी है वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अच्छा लाभ कमा सके। जी क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो किसान है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। अगर किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो वो देश मजबूत होगा, और बिना किसान के आर्थिक मजबूती के देश की आर्थिक मजबूती की कल्पना करना ही है, बस खाली वास्तविकता नहीं है वो। बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई। और जब आर्थिक रूप से मजबूती की बात आपने करी है तो गिरधारी भाई एक चीज़ और है जी, वो यह है कि जब हमारे किसान मजबूत होंगे तभी तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, और किसान तब मजबूत होंगे जब किसानों को समय पर पानी मिलेगा, और पानी तब मिलेगा जब हम पानी का जो है, जल का जो है सही समय पे संरक्षण करेंगे। तो इसी विषय में ना जो हमारे वैज्ञानिक है हमने उनसे वार्ता ली थी। अच्छा, उनसे बात की थी किस तरह जो हम जल संरक्षण कर सकें और उसका खेती में महत्व की है। जी तो आपने सुना जो जरूर। तो जो वार्ताकार हैं वो हैं डॉक्टर रमेश कुमार, जो कृषि विस्तार विशेषज्ञ हैं वहाँ पे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र तेपड़ा अम्बाला के अंदर। जी हाँ, तो सुनो। आज हमारी वार्ता का विषय रहेगा जल संरक्षण का कृषि में महत्व। इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जी, कृषि प्रसार वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र तेपला अम्बाला से। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में मुझे मौका दिया और जल संरक्षण के कृषि में महत्व और जल संरक्षण में उपयोग होने वाले जो कृषि में उपयोग होने वाले जो विधियां है, तकनीक है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जल शक्ति अभियान क्यों जरूरी, जल शक्ति का संरक्षण क्यों जरूरी है। अगर अपने बात करें जल संरक्षण की, तो ये चूंकि ये जल शक्ति अभियान के अंतर्गत हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हर गांव में जाके, गांव में पंचायतों में जाके हर जगह हम संदेश दे रहे हैं कि जल का संरक्षण और जल का बचाव बहुत जरूरी है। आप लोगों में ये जागरूकता और ज्यादा है, इसके लिए मैं यहाँ आज आकाशवाणी केंद्र में आया हूँ। जो जल संरक्षण है वो जरूरी क्यों है, इसके बारे में अगर हम सही तरीके से समझे तो थोड़ा सा हम आंकड़ों पर जाना चाहेंगे। किसान भाइयों, जब से हरियाणा बना है उसके बाद हरियाणा के अंदर 60 डार्क जोन बन गए हैं। 60 डार्क जोन, 60। अब डार्क जोन उस एरिया को बोलते हैं जहां पे भू जल स्तर औसत जल स्तर से ज्यादा नीचे हो। हम दूसरी तरह से इसे यूं कह सकते हैं, भू जल स्तर की जो हमें बाहर निकालने की जो दर है, भू जल स्तर के दोगुना करने की जो दर है, वो अगर रिचार्ज होता हो जिस दर से भूजल स्तर उससे ज्यादा हो, तब उसको हम ये कहेंगे भी ये डार्क जोन में है एरिया। अब इसके अंदर जो है, जो 22 जिलों के अंदर 19 जिले हैं, उनकी हालत है जो वास्तव में चिंताजनक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने 2019 में पूरे अपने देश की बात करें तो
2019 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने 6584 ब्लॉक्स जो हैं उनमें से 1034 ब्लॉक्स की पहचान की थी जहां पर भूजल स्तर का बहुत बुरी तरह दोहन हो रहा है। इन्हें हम डार्क जोन कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया 22 जिलों के अंदर 19 जिले हैं, उनके अंदर भी ब्लॉक्स है। उनमें से 7 ब्लॉक्स जो ज्यादातर इसी एरिया में है यानी जीटी रोड के आसपास में है, उनमें जल स्तर की स्थिति है वो बहुत ही नीचे है। पिछले 3-4 साल में इसी के परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार ने, जो 2019 की बात है, उन्होंने 50,000 जो डीप ट्यूबवेल है, गहरे नलकूपों की जो कनेक्शन की एप्लीकेशन है ना, वो रद्द की थी। हालांकि ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स के कनेक्शन अब भी खुले। मैं इसके ऊपर इसलिए रोशनी डाल रहा हूं क्योंकि हमें इसके ऊपर सचेत हो जाना चाहिए। पानी की भूजल स्तर है वो दिनों दिन नीचे गिर रहा है। जब से हरियाणा बना है तब से लेके अब तक अगर औसत रूप में अपने देखा जाए तो वार्षिक जो दर है ना भूजल स्तर गिरने की, वो लगभग 1 फीट है। और इसके अंदर कृषि के अंदर अगर ये चीज लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जिसके अंदर पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है जीरी। अगर हम धान की बात करें तो हरियाणा बनते समय जो धान की जो एरिया था, रकबा था हरियाणा के अंदर, वो था 1.92 लाख हेक्टेयर, यानी कि 1,92,000 हेक्टेयर। अब वही एरिया 7 गुना बढ़कर लगभग 15 लाख हेक्टेयर हो गया है। क्योंकि कृषि के अंदर ही हम बात करेंगे और धान जो सबसे ज्यादा पानी खींचने वाली फसल है, तो इसमें अगर थोड़ी सी और विस्तार से बात करें तो ये जो पड्डल करके यानी कि हम कद्दू करके धान की बिजाई करते हैं, उसके अंदर औसत रूप से हमें 26 बार से ज्यादा पानी देना पड़ता है। और ये शुरू से लेकर पकने के 10 दिन पहले तक लगातार पानी खेत में 2 से 4 सेंटीमीटर खेत को भरा रखना पड़ता है इसके लिए। और 1 किलोग्राम राइस पैदा करने के लिए हमें 5379 लीटर पानी की जरूरत होती है। अब आप ये देखिए कि हमें धान की जो परंपरागत जो विधि है यानी कि जो कद्दू करके जो पडल्ड राइस मेथड है, उसकी जगह अगर हम सीधी बिजाई तकनीक से धान को उगाएं और धान की फसल लें तो उसके अंदर कितना का बचत हो पानी के अंदर, क्योंकि आज पानी के ऊपर ही ज्यादा जोर रहेगा। मैं आपको बता दूं उसके अंदर कम से कम 20 से लेकर 25% तक पानी की बचत होती है अगर हम धान को कद्दू विधि से न बोके हम धान को सीधी बिजाई तकनीक से बोएं। तो सीधी बिजाई तकनीक से बोना इस तरह से होता है जैसे गेहूं की जो बिजाई करते हैं, यानी कि उसके अंदर पौध नहीं बनाई जाती, उसको पानी से पहले भरा नहीं जाता, खेत को ट्रांसप्लांट नहीं की जाती। तो इसके अंदर हम सीधी बिजाई करने से 20 से 25% तक पानी बचा सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पानी बचाने का जो क्रम है ना हमारी खेती के अंदर, उसको लेकर हमें योजना बनानी पड़ती है। वो है योजना ऐसी है भी उसमें पूरा 1 साल उसके अंदर ऐसा हम एक्टिविटी का कार्यक्रम का कैलेंडर बनाते हैं भी कब क्या काम करना है। क्योंकि आप लोगों को ये भी शिकायत रहती है ना जो सीधी बिजाई तकनीक के अंदर खरपतवार ज्यादा आते होंगी, तो ये सब चीजों का कैसे समाधान हो उसके लिए बकायदा प्लानिंग की जरूरत होती है। और सिर्फ यही नहीं है भी धान की सीधी बिजाई, अब जैसे धान के बाद पराली है उसका भी प्रबंधन करना, उसको मल्चिंग के रूप में यूज करना ताकि पानी की बचत हो, ताकि खरपतवार कम से कम आए। तो इसके लिए जरूरी है पूरे वर्ष का हम कार्यक्रम बनाए। सबसे पहले मैं जो धान की सीधी बिजाई है उससे पहले खेत की बात करेंगे। जब गेहूं की अपनी कटाई और गेहूं की जो निकाल के अपने उसको निपटान कर देते हैं तब लगभग अप्रैल लास्ट तक ये काम हो जाता है। उसके बाद 1 जून तक अपने पास टाइम होता है, क्योंकि मैं सीधी बिजाई की बात कर रहा हूं तो 1 जून से लेकर 15 जून तक आप सीधी बिजाई तकनीक से धान की बिजाई कर सकते हैं। तो 1 जून तक हमें टाइम होता है। अब खरपतवार की बात करें तो 1 जून यानी कि अप्रैल के बाद हमें क्या करना है, खेत को अच्छी तरह से बहाना है, अच्छी तरह से प्लोइंग करनी है।
उसके बाद में प्लोइंग करके उसके अंदर थोड़ा पानी लगाना है, उसको रोनी करके। उसके बाद जब वो थोड़ी सी सूखने की हालत आए तब उसके अंदर हैरो चला के उसको लेजर लेवलिंग करनी है। लेजर लेवलिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी फसल बोए लेजर लेवलिंग के बाद में उसमें 30 से 35% तक पानी की बचत होती है, कोई भी फसल हो। और ऊपर से धान है, इसके अंदर भी यही बचत होगी। तो हर साल हमें या साल में 2 बार हमें लेजर लेवलिंग करनी चाहिए। अब हम लगे हाथ हमने लेजर लेवलिंग करी ली, उसके बाद बात आती है कि हम खरपतवार का ज्यादा से ज्यादा हम नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि सीधी बिजाई तकनीक में खरपतवार की प्रॉब्लम आती है। तो अब इसके लिए एक तकनीक होती है स्टेल बेड टेक्निक। उसके अंदर क्या किया जाता है, 20-25 दिनों तक पानी मतलब खेत के अंदर पानी लगा के उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि जो खरपतवार है उसको उगने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। और उगने के बाद में उसी जमीन को बाद में उसको बहा देते हैं, उसकी प्लानिंग कर देते हैं, या फिर राउंड अप की स्प्रे कर दो उसके। क्योंकि ये ध्यान रहे, अगर राउंड अप की नॉन सेलेक्टिव जो भी है उसकी अगर स्प्रे करोगे तो जो धान की सीधी बिजाई है उससे कम से कम 10 दिन या 8 दिन पहले होनी चाहिए। तो ये भी तरीका है। इससे ज्यादातर जो खरपतवार है उनके बीज है वो उनके अंकुरण हो जाएंगे और आगे खरपतवार की समस्या है वो बहुत ही कम आएगी। बाकी की ओर जो आती है उसमें जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ हैं, जैसे हर एक जिले के अंदर कृषि विषय विशेषज्ञ होते हैं केवीके के अंदर, तो वो आपको टाइम टू टाइम बताते हैं कि किस फसल में क्या हम बीमारी आए या खरपतवार आए तो उसका निदान कैसे करें और उसका उपचार उसका नियंत्रण कैसे करें, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको जनरल बात ये बता रहा हूँ क्योंकि किसान भाई ज्यादातर ये कहते हैं हम सीधी बिजाई तकनीक से हम कर तो लें धान का, लेकिन उसके अंदर खरपतवारों की समस्याएं आती है। तो उसमें ज्यादातर जो हमारे जो जिस तरह से हमने जो करवाई है चीजें उसके बारे में हमें मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि उसमें खरपतवार नियंत्रण 80 से 90% तो स्टेल बेड टेक्निक से ही हो जाता है। उसके बाद में जो शाकनाशी यानी कि खरपतवार नाशी का टाइम पे उपयोग करते हैं। जो धान की सीधी बिजाई है वो 2 तरीकों से की जाती है। एक तो वो तरीका है जिसके अंदर सूखे खेत में सूखे धान की बिजाई करना, दूसरी वो है जो गिले खेत में यानी बत्तर की स्थिति में बिजाई करना। लेकिन दूसरी जो गिले खेत में जो बत्तर की स्थिति में धान की बिजाई करते हैं उसकी बजाय जो पीछे जब कोविड का दौर आया था तब जो श्रमिकों की यानी ट्रांसप्लांट करने में जो लेबर होती थी उनकी कमी आई थी, इसलिए लोगों ने अलग अलग तरह के वो किए और कृषि विज्ञान केंद्र ने भी अपनी तरफ से ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था, एक प्रयोग ऐसा था किसानों ने भी बहुत अपनाया बाद में, जिसके अंदर हमें पहला पानी 21 दिन के बाद देना होता है। अब सबसे बड़ी तो यहीं पे सिंचाई की बचत होती है, सिंचाई जल की। अब 21 दिन जो पानी जो ना उसके अंदर क्या करते हैं, उसमें जो बत्तर की स्थिति में जैसे बताया मैंने बोना है उस टाइम जीरी की बुआई करते हैं जब अपना पांव जो है वो धरती में जाता है, यानी कि थोड़ी सी बत्तर से गिल्ली अवस्था में उसकी बिजाई करते हैं। तो उसमें पानी की और ही ज्यादा कम जरूरत होती है। तो इसी तरह से और जैसे मैंने पहले बताया, अभी पहले हमें लेजर लेवलिंग करनी है, उसके बाद हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए उसको खरपतवारों को उगने के लिए प्रेरित करने के लिए हमें टाइम देना है। उसके बाद में हैरो से पहले प्लोइंग और उसके बाद हैरो से करनी है। बाद में जमीन जब तैयार हो जाए उसके बाद में उसकी वो मेड़ बनानी है, क्योंकि मेड़ आगे अब मेरी तो कड़ी मैं तो ये कहना चाहता हूँ आगे भी हैप्पी सीडर से गेहूं का बिजाई करें। जैसे अभी आने वाला है गेहूं का सीजन, उसके अंदर हैप्पी सीडर से बिजाई करें। और ये जो जीरी है उसके जो जीरी जो हार्वेस्टिंग करनी है, जीरी की कटाई करनी है, वो ऐसी कंबाइन से करें जिसके आगे सुपर एसएमएस यानी कि स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है। और मैं चूंकि अम्बाड़ा जिले से हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र अम्बाड़ा में मैं एक कार्यरत हूँ, तो वहाँ की अगर सिंचाई पानी की उपलब्धता और उसके संसाधनों की बात की जाए तो 86% सिंचाई है ना वो ही ट्यूबवेल से होती है और सिर्फ 14% पानी ही नहरी पानी से होता है। तो और भी चीजें बहुत सी है
जिसके बारे में ये महत्व अब सामने आ गया है भी हमें जल संरक्षण हमें क्यों जरूरी है। तो अभी जो टाइम आ रहा है ना, वो गेहूं की बिजाई का टाइम आएगा, उससे पहले जीरी का जो कटाई का टाइम है अभी लगभग शुरू हो जाएगा। तो उसके अंदर मैं किसान भाइयों से ये आह्वान करूंगा, तो इसके अंदर जबकि ये टाइम आ रहा है अभी आगे गेहूं की बिजाई करनी है, उससे पहले जो धान की कटाई का जो अभी आने वाला है या कुछ जगह चल भी पड़ा है, तो उसमें हम ये ध्यान रखें कि हमें जो धान की कटाई करनी है ना, ऐसी कंबाइन से कटाई करवानी है। सुपर SMS जो सुपर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, स्ट्रा मैनेजमेंट का सुपर सिस्टम होता है, सुपर जो कंबाइन हार्वेस्टर है उसके साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है। जो पडल्स होते हैं, यानी कि जो जब कंबाइन है वो ऊपर से काटती है, नीचे जब डंठल होते हैं धान के, उनको अच्छी तरह से काट के और बिखेर देता है वो सिस्टम। एक तो वो हो गया। दूसरा, उसके अंदर आप स्प्रेडर का यूज कर सकते हैं, स्प्रेडर कटर का यूज करके उसके बाद स्प्रेडर का यूज करो, ताकि वो जो डंठल है वो कट के और अच्छी तरह से जमीन के ऊपर बिखर जाए। वीरेंद्र भाई जी गिरधारी भाई, तो ये तो आपने सुनी वार्ता डॉक्टर रमेश कुमार जी से, जो कृषि विकास अधिकारी हैं तेपड़ा के अंदर, कि किस तरह हम पानी बचा कर संरक्षण करके और उसका फायदा उठा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई विधि बताई, जैसे धान की सीधी बिजाई के जिक्र कर रहे थे, सूक्ष्म बिजाई के बारे में बता रहे थे कि भी सूक्ष्म सिंचाई कर सके हैं उसमें। और सूक्ष्म सिंचाई में गिरधारी भाई जैसे टपका सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, या मेड़ों पर हम फसल लगावें और फिर सिंचाई करें, या भूमिगत पाइप डाल कर जो है उसके जरिए सिंचाई करें, तो इस तरह से कई विधियाँ हैं जल संरक्षण या बचाने के लिए खेती में। तो जल बचाएगा हम जो अगली पीढ़ी है उसने की उपहार दे सकें। बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। Today, Platform of Platforms is going to be launched by Honorable Agriculture Minister Shri Narendra Singh Tomar, Honorable Agriculture Minister of State Ms. Shobha Karandalaje, and Honorable Agriculture Minister for State Shri Kailash Chaudhary, in the presence of Honorable Chief Minister of Karnataka Shri Basavaraj Bommai and Honorable Minister of Fertilizers and Health and Family Affairs Shri Mansukh Mandviya. हमने एक किसानों के लिए मंडी इनाम की योजना की है। आज किसान अपना माल ऑनलाइन हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में बेच सकता है। अब वो मजबूर नहीं होगा। 1,260 markets all over the country. 1,73 lakhs beneficiary farmers. More than 2.25 lakh traders. Narrate the glorious story of 6 successful years of ENAM. Today, with the launch of Platform of Platforms, ENAM is all set to take a big leap to next level. POP will prove to be a revolutionary step as far as agri-marketing system is concerned. It will serve as one-stop shop for farmers, traders, entrepreneurs, and people related to agriculture. Through digitalization, it will ascertain the availability of service providers for different services. On one hand, farmers will get access to new markets, while on the other hand, they will be able to sell their produce to traders and buyers from other states also. Moreover, getting the quality of crops tested through modern equipment and technology will be a lot easier. Farmers will get to know about the location of warehouses and godowns near them from empaneled service providers. Whereas, with the help of single window system of POP, they will get better logistic options, making crop transportation simple as well as economical.
Services like POP Fintech will further add to the convenience as they will provide banking facilities and trade finance options, resulting in immediate payments to the farmers. Platform of Platforms, which marks its commencement today with 41 impaneled service providers, will reduce farmers' input cost, impart an ease to business, and make India strong, successful and Atmanirbhar. अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वीरेंद्र भाई, ये गिरधारी भाई, एक मिनट बताओ, क्या ना जो अपना कार्यक्रम है नहीं उसमें के विषय लेकर आओगे? हाँ गिरधारी भाई, जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा अगेती गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल, और दूसरी चर्चा का विषय नई फसल नई उमंग के तहत रहेगा तिलहनी फसल तोड़िया की बिजाई। तो खेती जल्दी कराएंगे जब मैंने मौसम के बारे में पता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई। तो कल का मौसम क्या रहेगा और आज का क्या रहेगा वो भी सुन लिया जरूर। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम के सापेक्ष आर्द्रता 90 और 75% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही और बारिश की मात्रा 25.5 mm रही। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो 24 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने, तापमान में हल्की गिरावट आने, हवा की गति सामान्य रहने, हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ जिले में अधिकतर स्थानों पर 24 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि अनुमान है कि अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसान भाई, आप अपने खेतों में सिंचाई व छिड़काव रोक लें। धन्यवाद। वीरेंद्र भाई जी गिरधारी भाई, तो बार बार नहीं, प्राकृतिक खेती के ऊपर जो है बड़ा जोर दिया जा रहा है। अच्छा, क्योंकि ये बड़ी अच्छी है, दूसरी जो खेती है वो खतरनाक है। तो प्राकृतिक खेती के तरीके भी तो पता नहीं चाहिए मानस ने। गिरधारी भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्राकृतिक खेती यानी कि कुदरती तरीकों से खेती करना जी, तो उसमें यही है। जैसे हमारे परंपरागत तरीके थे, हम रासायनिक खाद पहला इतना कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, तो उसमें अलग अलग तरीके थे। और उसमें सबसे बेहतर तो ये था कि जो आप देखे हैं गाँव में पशु तो पाले हैं, और उसमें उस दौर में भी वो देखा जाता जो हमारी देसी गाय थी हरियाणा नस्ल की, उसका प्रावधान बड़ा था। गांव के घरों में, बाड़िया में, पशुओं में इसकी अहम भूमिका रही थी। तो गायों का या जो पशुओं का मल मूत्र है उसको खेत में बिखेर के और उसको जो है कृषि में सहायक बनाना और उससे उत्पादन लेना जो है प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत आ जाए। अच्छा। और उसमें कई बार आपने देखा होगा कि भी आप गड़ा सड़ा के उसने अच्छी तरह से मूत्र को इकट्ठा करके छिड़काव भी कर सकें उसका फसलों पे, जैसे कीट पतंगे बीमारियां वगैरह ना लगाएं। और इसी तरह से जो गोबर है आपने देखा है, चाहे वो देसी गाय का या और पशुओं का है, एक जगह इकट्ठा कर देते तो क्या बन जाता उस ढेर ने, क्या कही करते बोला, कुरडी बन जाती, अच्छी गड़ सड़ जाती 2-4-6 महीने में। और उसने फिर वो जमी खाद जो तैयार हो जाता काला है, और उस खाद ने तैयार खाद ने जो है खेतों में बिखेरे थे कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल करते थे। उसका मुकाबला कुछ नहीं था, उससे तासीर भी बदले थी खेत की मिट्टी की, उसमें जो आ जाता उपजाऊपन बढ़ा था, लंबे समय तक रहा था। तो उस तरीके से भी उसका इस्तेमाल कर इस्तेमाल कर सकें थे। इसके अलावा एक आपने देखा होगा ढैंचा जैसी फसल का भी प्रयोग कर लें किसान भाई, या इसके साथ साथ जो तिलहनी फसलें, जो हमारी दलहनी फसलें हैं जिसमें दाल वाली फसलें जो है उनको इस्तेमाल कर लें। जब वो शुरुआती अवस्था में 25, 30, 35 दिन की हों, फड़ियाँ आने लग जाएँ, हरी अवस्था में उन्हें खेत के अंदर दबा दें हैं, जुताई करते हैं तो उसमें अच्छे से वो दब जाएंगी। तो उस आधार पर आप देखोगे कि फिर वो तैयार खाद हो जाएगा, उससे भी तासीर बदलेगी। इस तरह से कई तरीके आ जाए जो प्राकृतिक तरीकों को हम इस्तेमाल करके, जिसमें कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम से कम हो, और इसके साथ जो हमारे परंपरागत बीज हैं उनको हम इस्तेमाल करके करें तो और बेहतर है और गुणवत्ता वाली लेंगे। आपने देखा होगा पहला बैला का इस्तेमाल करें थे, बड़दा का ज़्यादा से ज़्यादा क्यों करें थे, क्योंकि वे जहाँ ने भी चले थे
अपने पैरों के निशान छोड़ते चले जाते, और दूसरा हल जो था वो न उखाड़ता चला जाता। ये भी क्या चला है कि अगर हम ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, कई भाई बड़े ट्रैक्टर लेने भारी हैं, तो भारी ट्रैक्टर जहाँ ना जाओगे वहाँ ना तप्पड़ बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका भी फर्क पड़ा है, इसलिए वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी कर सके हैं, पर हल्के ट्रैक्टर जो है वो इस्तेमाल करें, जो बैलों की जगह हम आधुनिक तो इस तरह भाई परंपरागत खेती अपना के अच्छा लाभ कमा सके और गुणवत्ता वाली फसल ले। जी हाँ गिरधारी भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। गुणवत्ता की बात है, ये नहीं ये भाई के मैंने एक आधी रंगली उठा दी, मनोरंजन भी कर दो, वो भी जरूरी है गिरधारी भाई। सुना फिर जरूर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके गला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।